गुड इवनिंग दोस्तों। अभी कुछ ही दिनों पहले सरकार के द्वारा तीनों किसान बिल को, किसान अधिनियम को या किसान कानून को वापस ले लिया गया है। इसके बावजूद भी किसान नेता अपने आंदोलन से, अपने धरना से, प्रदर्शन से वापस नहीं लौट रहे हैं। क्या वजह है? क्यों ऐसा हो रहा है? दूसरी बात, हम इसको क्यों पढ़ें? हमारे लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे लिए ये तीन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक तो हम भी उसी देश के नागरिक हैं, हम भी आम जनता है, सामान्य जनता है, और किसान के साथ सरोकार हमारा भी है। किसान खुशहाल होगा तो हम भी खुशहाल होंगे। दूसरी बात, हमें एक स्टूडेंट होने के नाते हमें इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि ये एक इकोनॉमी का सेगमेंट है, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के एक हिस्सा है कृषि, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र के रूप में डिफाइन करते हैं। इसलिए भी हमें इसको जानना चाहिए। और इससे पीटी और मेंस दोनों में ही सवाल पूछे जा सकते हैं। पीटी के अलग एस्पेक्ट होंगे और मेंस के अलग एस्पेक्ट होंगे। इसलिए हमें इसको जानना चाहिए। तीसरा, ये हमारी संस्कृति का या हमारी कल्चर का हिस्सा है। हमारे जितने भी धार्मिक त्यौहार या जितने भी सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं वो सब के सब कृषि केंद्रित ही होती हैं। आप जो भी त्यौहार देखें तो उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव कृषि से होता है। और भारत को गांवों का देश भी कहा जाता है, और आज भी यहाँ की लगभग 71% पॉपुलेशन गांवों में रहती है। भारत का वैश्विक पहचान के लिए तीन कारक हैं जिससे भारत को जाना जाता है: गाय, गंगा और गांव। तो इसलिए इन तीनों को संरक्षण देना, इन तीनों को प्रोत्साहन देना सरकार का भी कर्तव्य है और नागरिकों का भी, सामान्य जनता का भी कर्तव्य है। उसी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है एमएसपी का। दरअसल ये किसान आंदोलन जो अभी तक से स्थगित नहीं हो पाया, रुक नहीं पाया है, निरंतर जारी है, उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि कानूनों के स्थगन के बावजूद किसान नेताओं का ये मांग है कि एमएसपी के लिए भी सरकार कुछ करे। क्या करे उसकी बात हम आगे करेंगे। एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हिंदी में इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, क्यों है, कब लाया गया, बहुत सारे ऐसे सवाल आपके सामने, आपके जेहन में उभर रहे होंगे। स्वाभाविक भी है, उभरना भी चाहिए। एक प्रतियोगी छात्र होने के नाते या एक जनता होने के नाते आपके मन में ये सवाल उठना भी चाहिए, स्वाभाविक है। तो इसको समझने से पहले ये समझ लीजिए कि इसमें दो लोग सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। दो लोगों का इस एमएसपी से प्रत्यक्ष जुड़ाव है। एक है सरकार जो एमएसपी को तय करती है, निर्धारित करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, और दूसरा जिसके लिए करती है वो है किसान। यानी कि सरकार और किसान के बीच का ये मामला है एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य में हमको जानना क्या है, परीक्षा के दृष्टिकोण से या ऐसे भी सामान्य जानकारी के दृष्टिकोण से, इसमें हम कौन कौन सी ऐसी बातें समझ लें जिससे हमको पूरा एमएसपी समझ में आ जाए, और क्यों समझ में आ जाए ये भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसको हमने कुछ ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि एमएसपी का सबसे पहले है क्या, व्हाट इज एमएसपी। तो ब्लॉक ए में हम उसकी बात करेंगे। ब्लॉक बी में देखेंगे कि एमएसपी को निर्धारित कौन करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, एमएसपी किन किन फसलों के लिए या फसल उत्पाद के लिए, कृषि उत्पाद के लिए निर्धारित किया जाता है, तीसरा ब्लॉक। चौथा ब्लॉक, किसके फायदे क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है,
या प्रॉफिट क्या है इसका एमएसपी का। और पांचवा जो अभी के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है और जिसके वजह से सरकार इसमें आनाकानी कर रही है, सरकार वो कदम नहीं उठाना चाह रही है जो किसान नेता या किसान आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं, वो है इसकी समस्या। एक और डायमेंशन इसका बचा हुआ है, वो है आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो ये सारे पहलुओं को हम समझ लेंगे तो हम एमएसपी क्यों चर्चा में है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, परीक्षा के लिए कैसे उपयोगी है, ये सारी बातें हम आसानी से समझ लेंगे। आपको पता ही है कि अगर किसान खुशहाल है तो राष्ट्र खुशहाल है, किसान खुशहाल है तो हम खुशहाल हैं। आप देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति गांव से निकल करके शहर में आता है तो उसका जीवन स्तर सुधर जाता है। अगर वो थोड़ा सा कर्मठ हो, उसके अंदर काम करने की दक्षता हो, सामर्थ्य हो, उसके अंदर वो जज्बा हो, तो कमा करके एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने लगता है। लाइफ स्टाइल जीने का मतलब ये है कि उसको रोजी रोटी मिल जाता है, रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है, अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिला देता है और देखने से भी वो लगने लगता है कि हाँ चलो ये अच्छा है। लेकिन ठीक इसके विपरीत गांव की हालत आज के दौर में भी 21वीं सदी में हम लोग देखें तो गांव में आज भी किसान जिसके पास जमीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं और जिसके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनकी भी हालत वैसी ही बनी हुई है। आप में से बहुत लोग गांव में रहे भी होंगे और हम तो खैर गांव के ही हैं, तो हमको पता है कि गांव की हालत क्या है। आपके पास कितना ज़मीन है और उससे क्या फ़ायदा होता है वो आप ही जानते हैं। तो वो भूमि जो किसान के हाथ में रहता है तब तक किसान बेचारा गरीबी हालत में जीता है। उसके लिए 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान निर्धारित करना या जुगाड़ करना एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। लेकिन वही भूमि जब किसी उद्योगपति के हाथ में चले जाता है तो सोना उगलने लगता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कृषि में, कृषि व्यापार में, कृषि के वितरण में, कृषि के जो कृषि व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से किसानों को मैक्सिमम फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी वजह से सरकार भी चिंतित है, किसान भी चिंतित है, लेकिन अगर कोई चिंतित नहीं है तो वो मीडिएटर, जिसको आढ़तिये या जिसको हम लोग बीच में कहते हैं, जो किसानों से खरीद करके और बाजार में बेचता है, वो दुखी वही है। अदरवाइज चिंतित सबसे ज़्यादा किसान है कि उसकी स्थिति सुधारी जाए, उसके लिए कुछ किया जाए। तो सरकार इसके लिए प्रयासरत है, इसीलिए कृषि कानून लेकर के आई थी। अब आइए देखते हैं कि एमएसपी क्यों। तो एमएसपी दरअसल एक लाइन में अगर डिफाइन किया जाए तो यह है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि सरकार का कृषि बाजार में हस्तक्षेप है। एमएसपी का मतलब, एमएसपी लाने का उद्देश्य यह है या एमएसपी इसलिए लाया गया है ताकि सरकार कृषि बाजार में हस्तक्षेप कर सके। कैसे सरकार हस्तक्षेप करती है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि किसान जो भी कृषि उत्पादन करता है, अगर किसी वर्ष मान लो किसान का गेहूं बहुत उत्पादन हुआ और जब बेचने का टाइम आया तो पता चला कि गेहूं का रेट कम कर दिया गया है। जो खरीदने वाले लोग हैं उसको कम दामों में खरीदने के लिए तैयार हैं, बोलते हैं कि इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। अब किसान की स्थिति ये हो जाती है कि वो जितना लागत लगा करके इनपुट करके गेहूं का उत्पादन किया था उतना भी निकालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जो आढ़ती होते हैं, जो खरीदार होते हैं, वो ये कहते हैं कि यार इस साल गेहूं बहुत उत्पादन हुआ है, कोई खरीदने वाला नहीं है, इतना में दोगे तो दो। अब किसान बेचारा लाचार है। तो ऐसी स्थिति में मार्केट प्राइस कहीं कम ना हो जाए, उसको बनाए रखने के लिए, एक स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए एमएसपी निर्धारित किया जाता है। एमएसपी कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु सरकार, किसी भी कृषि उत्पाद पर सरकार हर एक वर्ष एक राशि निर्धारित कर देती है कि गेहूं का
बिक्री अगर होगा तो 25 रुपये किलो, मिनिमम 25 रुपये किलो होगा, 25 रुपीज पर केजी। अब सरकार इसलिए ऐसा की है कि अगर कोई खरीदार इससे नीचे दाम में खरीदने जाएगा किसान से, तो किसान उसको नहीं बेच करके सरकार को बेच सकता है, सरकार उससे 25 रुपये में ले लेगी। यही है एमएसपी। यानी कि किसी भी चीज़ का, सपोज ये मार्कर है, अब ये मार्कर का हम सरकार है, हमने इसका तय कर दिया कि ये 20 रुपये में बिकना चाहिए। पहले क्या होता है, या पहले क्या होता अगर एमएसपी निर्धारित नहीं होता, तो क्या होता कि मान लो सभी लोग मार्कर का प्रोडक्शन किए हैं, तो हो सकता है कि बाजार में जब मार्कर बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो खरीदार है, जो परचेजर है, वो कहेगा भैया हम 20 में नहीं लेंगे, 15 रुपये में ही लेंगे। अब हमारा फैक्टर कॉस्ट या लागत कीमत ही 18 रुपये है या 15 रुपये है, तो हम कैसे बेचेंगे, तो हमारा लॉस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार ये रेट हर साल तय कर देती है कि मिनिमम इतना प्राइस होना चाहिए। अब कोई खरीदार अगर बाजार से लेने इसको आता है व्यापारी, तो कम से कम 20 रुपये में ही लेगा, या 20 से 21 में देगा, 22 में देगा, तभी किसान इसको देगा। नहीं तो किसान के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो 20 रुपये में सरकार को ले जा करके दे दे। तो उसी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। और ये सरकार के द्वारा कृषि बाजार में हस्तक्षेप है। एक तरह से ये किसानों की सुरक्षा के लिए है, ताकि किसानों के उत्पादन को एक निर्धारित कीमत मिल सके, उन्होंने जो उत्पादन किया है उसमें घाटा ना हो और उनकी लागत से कुछ फायदा भी हो सके। और आपको पता ही है कि अगर किसान दुखी तो देश दुखी। किसान अगर दिक्कत में आ गया तो सरकार दिक्कत में आ सकता है। आपको पता ही है कि जब किसी चीज़ का किसान को तकलीफ होता है तो वोट देने वाले लोग भी अधिकतर वही लोग हैं। 72% पॉपुलेशन गाँव में निवास करती है, तो किसान के वजह से सरकार खतरे में आ सकती है। तो सरकार के राजनीतिक दृष्टिकोण से उनके लिए भी जरूरी है कि ये निर्धारित करते रहे समय समय पर, और किसानों के हित के लिए भी ये जरूरी है कि सरकार उसका निर्धारण करता रहे। अब आइए देखते हैं कि इसमें दूसरा पहलू क्या है। एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखना है कि एमएसपी हर एक वर्ष जब फसल को बोया जाता है उसी समय हर एक अलग अलग फसल का एमएसपी तय किया जाता है। आज अगर 25 रुपये किलो गेहूं का है तो हो सकता है अगले साल 26 रुपये किलो सरकार तय कर दे या 27 रुपये किलो सरकार तय कर दे। उससे कम में अगर कोई खरीदार आएगा तो किसान उसको नहीं बेचेगा, सरकार को बेच देगा। सरकार अपने जो अभिकरण है एफसीआई के माध्यम से, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, एफसीआई के माध्यम से खरीद कर लेगी उस रेट पर और अपने भंडारण में, स्टोरेज हाउस में रख लेगी, और उसी को पीडीएस के माध्यम से आप लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, लाल कार्ड पीला कार्ड के माध्यम से जिनका राशन कार्ड होता है उनको वितरित कर दिया जाता है। तो सरकार के लिए ये जरूरी हो जाता है, किसान इससे सुरक्षित हो जाते हैं। तो एमएसपी हर एक वर्ष फसल उत्पादन के समय ही निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग के द्वारा। एक कमीशन है सरकार का, एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन के द्वारा। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि एमएसपी का निर्धारण कौन करता है, कब किया जाता है, कितने फसलों पे एमएसपी दी जाती है। ये सवाल आपसे पीटी में पूछे जाएंगे और मेंस में सवाल पूछा जा सकता है कि एमएसपी क्या है, उसकी रिलीवेंसी क्या है, प्रासंगिकता क्या है, किसानों को क्या एमएसपी दिया जाना चाहिए, इसमें समस्या क्या है, वो आप बताइए। इस तरह के सवाल आपसे मेंस में इकोनॉमी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो कौन निर्धारित करता है? तो निर्धारित करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा, एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन के द्वारा। याद रखना है टोटल
23 जिन्सों पर यानी कृषि उत्पादों पर एमएसपी निर्धारित किया जाता है, यानी कि मात्र 23 कृषि उत्पाद पर ही एमएसपी दिया जाता है। देता कौन है, निर्धारित कौन करता है? केंद्र की सरकार, न कि राज्य की सरकार। किसके लिए करती है? किसानों के लिए करती है। कितने भी कृषि उत्पादों पर करती है? तो टोटल 23। तो क्या मात्र 23 फसल ही हमारे यहाँ होता है? क्या कृषि से संबंधित सिर्फ यही सब उत्पादन होता है कि और भी होता है? बिल्कुल, और भी उत्पादन होता है और कृषि से संबंध और भी गतिविधियां होती है। अब समस्या यहीं पे शुरू हो जाता है और विवाद भी यहीं पे होता है। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये जान करके रखना चाहिए कि टोटल 23 कृषि उत्पादों पर एमएसपी दिया जाता है। किस पे? तो 7 खाद्य उत्पादों पर या खाद्यान्न पर। कौन कौन? तो धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मकई, ज्वार और रागी पर। हमारे यूपी बिहार में लोग अधिकतर धान और गेहूं के ही एमएसपी जानते हैं। पंजाब के लोग धान और गेहूं के ही एमएसपी जानते हैं। राजस्थान वगैरह में जौ, बाजरा के लिए एमएसपी लोग प्रायोरिटी देते हैं वहां से। अब इसमें इसका भी एक अलग खेला है, उसकी बात हम लोग अलग से करेंगे। तो 7 खाद्य उत्पादों पर यानी खाद्यान्न पर। नेक्स्ट 5 दलहन फसलों पर दिया जाता है। ये क्लियर रखिएगा, ये फैक्ट है। ये सवाल पीटी में आपसे पूछे जाएंगे, चाहे किसी भी एग्जाम, किसी भी स्तर के आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो 5 दलहन फसलों पर। किस पे? चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर पर। ये 5 दलहन फसलों पर दिया जाता है। ऑयल सीड्स पे यानी कि खाद्य तेल पे भी दिया जाता है। किस पे? मूंगफली पर, सरसों पर, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुमत और नाइजर। ये 8 इस पे दिया जाता है। 3, 2, 5, 4, 5, 6, 7 इस पर और 4 मिसलेनियस और रख लीजिए, जैसे नारियल पर, कपास पर, जूट पर और तंबाकू पर। ये अधिकतर फायदा इनको साउथ के लोगों को होता है। जूट पश्चिम बंगाल को होता है, कपास महाराष्ट्र और गुजरात को हो जाता है। नारियल और तंबाकू का फायदा साउथ के राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक को होता है। तो ये टोटल 23 उत्पादों पर एमएसपी दिया जाता है, यानी एमएसपी के माध्यम से इन सारे उत्पादों का हर एक वर्ष रेट तय कर दिया जाता है, ताकि किसान इससे कम कीमत पर, ताकि किसानों से इससे कम कीमत पर कोई आढ़तिये या बीच का व्यापारी, जिसको हम लोग गांव में ये भी कहते हैं, व्यापारी भी कहते हैं, कम कीमत में इनको बहला फुसला करके खरीद करके न ले जाए। अगर इससे कम में अगर वो देता है, लेता है, तो किसान स्वतंत्र है, दूसरे जगह जा करके सरकार को बेच सकता है वास्तविकता के द्वारा तय की गई कीमत पर। ध्यान ये रखा जाता है कि लागत कीमत से कुछ ज्यादा रेट दिया जाए किसानों को। वास्तविकता, हकीकत कुछ और ही है। ऐसा नहीं है कि एमएसपी का फायदा पूरे देश के राज्यों को होता है, देश के हर एक किसानों को होता है। बहुत कम ही किसान इसके फायदे उठा पाते हैं। हम लोग देखेंगे आंकड़ा बहुत ही कम है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि स्थिति बहुत ही भयावह है। मात्र 6% किसान ही इसका फायदा उठा पाते हैं। 94% इससे आज भी महरूम है, उनको इसका फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता है, समस्या क्या है, तो उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। अब दूसरा आते हैं, देखते हैं कि इस फायदा क्या है, एमएसपी से क्या क्या फायदा है। ये भी आपको समझ करके रखना है, क्योंकि जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे, या जब तक से आप इसके फायदा नुकसान किस किस पे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, नहीं जान करके रखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो देखते हैं कि इसमें फायदा क्या क्या है एमएसपी का। 4th ब्लॉक, डी ब्लॉक में हम देखते हैं कि इसके फायदा क्या क्या है। तो एमएसपी का फायदा यह है कि प्राइस ड्रॉप को रोकता है, यह कीमत जो गिरता है उसको रोकता है। मान लीजिए हमने एमएसपी 25 रुपए तय कर दिया, तो अब कोई भी किसान 25 रुपए से कम में अपने कृषि उत्पाद को नहीं बेचेगा। तो इससे क्या होगा कि बाजार में एक मोनोपोली के माध्यम से उत्पादों के कीमत को जो गिराने की कोशिश की जाएगी वो नहीं हो पाएगा। तो प्राइस
कभी भी ड्रॉप नहीं होगा, प्राइस कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, कम नहीं होगा कृषि उत्पादों का। अगर प्राइस कम हो जाएगा तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, ये डिफ्लेशन की स्थिति क्रिएट कर सकता है। अगर ये प्राइस ज़्यादा भी हो गया तो भी खतरनाक है, इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है। और कृषि उत्पादों से ही आप कह सकते हैं कि भारत की मुद्रास्फीति भी निर्धारित होती है। आज भी भारत के इकोनॉमी में 16 से 17% हिस्सा जीडीपी में कृषि का ही है। तो ऐसी स्थिति में अगर खाद्य उत्पादों का कीमत बढ़ गया तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई हो सकता है, महंगाई आ सकता है। जब महंगाई कृषि उत्पादों का जब कीमत ज़्यादा हो जाएगा तो वैसी स्थिति में फिर सबके लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा बेसिक नीड है जिसको हर किसी को ज़रूरत है, उसके बगैर कोई रह ही नहीं सकता। और इसकी कीमत बढ़ गई तो फिर सभी चीज़ों का कीमत बढ़ने लगेगा, किसान भी परेशान हो जाएगा और हम लोग भी, मिडिल क्लास के लोग भी, शहरी वर्ग भी परेशान हो जाएगा। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे फूड सिक्योरिटी मिलता है। सरकार ने वर्ष 2013 में, कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत या खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत ये आश्वासन दिया गया, ये लीगल राइट बना दिया गया कि हर एक किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देना है, उसके लिए खाना यानी भोजन की व्यवस्था की जाएगी सरकार के द्वारा। अब खाद्य सुरक्षा के लिए आप भले ही कम बेसी कमाएं, वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन 2 जून की अगर रोटी आपको मिल जाती है समय पर तो आप किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं। और आपको पता ही है कि भूखे पेट भजन न हो वहु को पाला, अगर भूखा पेट रहेगा तो भजन भी नहीं होगा। तो खाद्य सुरक्षा इससे हो जाता है। कैसे खाद्य सुरक्षा होता है? तो सरकार निर्धारित मात्रा में बाजार से खाद्यान्नों को खरीद लेता है और खरीद करके स्टोरेज करके रखता है। अगर कोई आपदा आ गया, विपदा आ गया, संकट आ गया, बाढ़, अकाल, सूखा आ गया तो वैसी स्थिति में अपने बफर स्टॉक से लोगों को वितरित करता है। नहीं भी आया है तो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदद से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को समय समय पर हर महीने देते रहता है, एक निश्चित कीमत पर, मतलब एक तरह से कह ले एक सांकेतिक कीमत पर 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल देते रहती है, ताकि आपको चावल, दाल, गेहूं का तेल का कमी ना हो। तो इससे खाद्य सुरक्षा रहता है। और जब आपका पेट भरे रहेगा तो सरकार को कितना भी कुछ कर लेंगे, सरकार के प्रति थोड़ी बहुत आपकी संवेदना रहेगी ही रहेगी। तीसरा, आपको समझना है कि आज भी देश के 29% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। तो ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा जरूरी है। तो दूसरा फायदा इसका ये हो जाता है, एक तो फायदा प्राइस ड्रॉप रुकता है, कीमतों की कमी रुकती है। दूसरा, फूड सिक्योरिटी मिल जाता है। तीसरा, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, निवेश में वृद्धि होता है। निवेश में वृद्धि कहने का मतलब ये है, यहाँ पे किसानों के दृष्टिकोण से देखना है। अगर किसानों ने अपने पिछले साल के उत्पादन में 2 बीघा खेती करने में या 5 बीघा खेती करने में 10,000 रुपया लगाया था और एमएसपी के माध्यम से जो भी उत्पादन किया, एमएसपी के माध्यम से उसे 25,000 या 30,000 रुपया में बेचा, तो वैसी स्थिति में उसको 20,000 या जो भी फायदा हुआ तो उस फायदे से वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। किस चीज़ में? और ज़्यादा उत्पादन करने में। हो सकता है कि उत्पादन करने के लिए जो अभी बैल से खेती कर रहा था वो क्या करेगा कि अगले साल वो ट्रैक्टर लोन पे ले ले और उस ट्रैक्टर के मदद से और ज़्यादा उत्पादन करे। तो उससे औद्योगिक उत्पादों को भी फायदा है, यानी कि उद्योगपतियों को भी फायदा होगा। वो ट्रैक्टर खरीदेंगे, नए नए इक्विपमेंट्स किसान खरीदेंगे, अगर उनके पास पैसा होगा तो सरकार के पास भी टैक्स आएगी, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। किसानों के पास आय बढ़ेगा तो वो इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे, वो खर्च करेंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, अच्छा जीवन स्तर बेहतर करने के लिए नई नई सुविधाओं को लेंगे। तो इससे उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, कृषि में भी बढ़ेगा और उनका खर्च भी बढ़ेगा। तो दोनों ही तरफ खर्च जब वो करेंगे तो सरकार को भी फायदा, उद्योग को भी फायदा और किसानों को भी फायदा है। तो इसीलिए किसानों का इन्वेस्टमेंट में ये निर्णायक भूमिका निभाता है या जरूरी होता है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट डेफिसिट
ये बाजार की कीमतों को गिरने से रोकता है। एमएसपी बाजार की कीमतों को गिरने से रोकता है। अगर बाजार में कीमत गिर गई किसी भी चीज़ की, तो वैसी स्थिति में जो निवेशक है उसको लॉस होने लगेगा, और जब लॉस होने लगेगा तो इसका परिणाम भविष्य में पड़ेगा। हो सकता है वो उतना उत्पादन करने के लिए प्रेरित ना हो। वो कहेगा भैया हम 10,000 रुपया लगा करके खेती करने गए थे, 6 महीना मेहनत किए, बारिश में धूप में हर एक परिस्थिति में रहे, रात में खेत पटाने गए, उनको सांप बिच्छी भी काट दिया, उसके बावजूद भी उनको मात्र 5,000 फायदा हुआ। तो क्यों करेगा खेती? वो खेती छोड़ करके चले जाएगा शहर में मजदूरी करने के लिए। तो सभी लोग अगर शहर में मजदूरी करने लगे और सभी लोग क्लर्क और ऑफिसर ही बन जाएंगे तो खेती कौन करेगा? खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? दिक्कत ये हो जाएगा। तो इसीलिए ये इसको ऐसे भी समझना है, आपको आप खुद भी फील कर सकते हैं कि क्या समस्या हो सकता है। तो समस्या जो डेफिसिट का होगा, घाटे की होगी, उसको एमएसपी रोकता है। तो ये फायदा हम इसको गिन सकते हैं। अब आइए हमारे साथ हम एमएसपी क्यों देने में असक्षम है, सरकार क्यों नानुकुर कर रही है। जैसे किसान आंदोलन के नेताओं की मांग है कि एमएसपी को लीगल किया जाए, कि इसको कभी भी हटाया नहीं जाएगा। दूसरी मांग यह है कि एमएसपी सभी चीज़ों पर दिया जाए, सभी कृषि उत्पादों और कृषि गतिविधियों पर दिया जाए। तीसरा मांग यह है कि एमएसपी के दर को बढ़ाया जाए। ये 3 मांग को लेकर के आज भी किसान धरना दे रहे हैं, कानून के निरस्त होने के बावजूद। तो समस्या क्या है? सरकार क्यों नहीं चाह रही है कि हम इसको दें? ये भी देखने वाली बात है, ये भी सोचने वाली बात है। वेलकम दोस्तों, चंद मिनट के ब्रेक के बाद हम दोबारा मिल रहे हैं। हम लोग बात करने वाले थे कि एमएसपी में समस्या क्या है, सरकार क्यों आनाकानी कर रही है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार क्यों आनाकानी कर रही है और किसान क्यों असंतुष्ट है। किसानों के लिए क्या समस्या है, दोनों ही पक्ष की समस्या को हम समझ लेते हैं। तो एमएसपी आप ये समझ लीजिए कि एमएसपी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये फ्यू क्रॉप्स इंक्लूडेड, इसमें कुछ ही क्रॉप्स को, मात्र 23 क्रॉप्स को या मात्र 23 फसलों को ही एमएसपी दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि किसान उन्हीं फसलों का उत्पादन करता है जिससे उसको एमएसपी मिल जाए, ऐसा एक प्रवृत्ति बन जाता है। उसको लगता है कि हम ये फसल उपजा लेंगे तो हमको, अगर बाजार में कोई खरीदार नहीं भी होगा तो सरकार को हम खरीद देंगे, सरकार को हम बेच देंगे। तो इसका बहुत गजब या बहुत ही नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इसका एक तरह से कृषि के जो पैटर्न है, कृषि की जो पद्धति है या परम कृषि की जो व्यवस्था है, जो चक्रीय पद्धति है कि एक खाद्य फसल के बाद दलहन लगाएंगे, उसके बाद तिलहन लगाएंगे, इस तरह का जो फसल चक्र होता है वो फसल चक्र कहीं ना कहीं बाधित होने लगता है, क्योंकि किसान कोशिश करता है कि अधिक से अधिक उन्हीं फसलों को उपजाया जाए जिसका एमएसपी उसको मिल जाए। दूसरी बात इसकी समस्या यह है कि फ्यू क्रॉप इंक्लूडेड में कि किसान सिर्फ इन्हीं फसलों का उत्पादन नहीं करता है, इसके अलावा अन्य फसलों का भी उत्पादन करता है। कई ऐसे बागवानी फसल हैं, कई ऐसे कमर्शियल ग्रेन हैं जिसका किसान उत्पादन करता है। और आपको ये भी समझ करके रखना चाहिए कि किसान का सिर्फ कृषि उत्पाद ही नहीं है, किसान के साथ पशुपालन भी है, मत्स्य पालन भी है, मुर्गा पालन है और सूकर पालन है, और भी जो इस तरह से कृषि से संबद्ध गतिविधियां हैं वो सब भी कृषि की ही जुड़ी हुई है और उसका एमएसपी तय नहीं किया जाता है। तो इससे समस्या हो जाता है। होता क्या है कि किसान को अगर बैल लेना है या किसान को गाय लेना है या मुर्गा पालना है तो उसका तो एमएसपी तय होता नहीं है। तो वैसी स्थिति में किसान चाह करके भी निर्धारित कीमत पर न तो खरीद पाता है न तो बेच पाता है। जब खरीदने जाता है तो उसको ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ता है और जब बेचता है तो उसको कम कीमत में बेचना पड़ता है, क्योंकि ये भी कृषि का ही अंग है। कृषि की कोई भी गतिविधि या कृषि का कोई भी कार्य इन कार्यों के बगैर हो नहीं सकता है। यानी कृषि उत्पादन में ये सहायक क्रिया है या सहायकी के रूप में है, आप
इसके बगैर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिना बैल के, बिना गाय के, मुर्गा पालन, मछली पालन, बकरी पालन, वो सब किसानों का अपना गतिविधि है और उनसे उनको फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन वैसा उसका फ़ायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका एमएसपी नहीं होता है। तो किसानों की समस्या ये है, किसान चाहते हैं कि सभी कृषि उत्पाद और कृषि गतिविधियों पर एमएसपी तय किया जाए, लेकिन सरकार इससे बचती है, क्योंकि अगर तय कर देगी तो सरकार के लिए ज़्यादा नुकसान होने लगता है। हालांकि वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो सरकार को इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। इसको अगर समझना है तो इसकी थोड़ी सी अंदर में जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग अभी उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर जाने का मतलब है फिर हम लोग अपने टॉपिक से भटक जाएंगे, मामला आगे खींचा जाएगा। हम लोग टू द पॉइंट पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर अलग वीडियो में उस पर बात करेंगे। दूसरा जो समस्या ये है वो ये है कि मैक्सिमम बेनिफिट टू द एरिया ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एमएसपी का अधिकतर फायदा उसी राज्यों को, उसी क्षेत्रों को हुआ जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन 1966-67 में आया था। हरित क्रांति जिन राज्यों, जिन क्षेत्रों में आया था, उन्हीं राज्यों में सबसे ज़्यादा फायदा इसको मिला। जैसे पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में इनको सबसे ज़्यादा एमएसपी का फायदा हुआ। हमारे पूर्वी यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब जो राज्य हैं, इनको एमएसपी का ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसपी, एक तो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति जो 3-4 तत्वों पर आधारित था, जैसे उन्नत बीज, गहन सिंचाई और रासायनिक उर्वरक, ये तीनों के तीनों ही इन राज्यों में कमी रही। और चौथा, आधारभूत संरचना आप कह सकते हैं, इसकी कमी रही, और इसके वजह से ये मैक्सिमम फायदा नहीं उठा पाए। इसीलिए आप देखेंगे कि आज भी जो किसान आंदोलन हो रहा है, वो किसान आंदोलन में भागीदार वहीं के किसान हैं या वहीं के किसान नेता हैं जहां पे इनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है और जहां पे सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उठाया गया। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन्हीं राज्यों के किसान आंदोलन करते हुए आपको दिखेंगे, न कि बिहार और पूर्वी यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्योंकि इनको ज़्यादा फायदा ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिहार में ग्रीन रेवोल्यूशन का इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि बेचारा यहाँ का जो संरचना है, जो सिंचाई की व्यवस्था है, नदी पर निर्भर है, हर साल बाढ़ आ जाना है, कभी सूखा आ जाना है, तो इसकी वजह से बेचारे इनको फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे बिहार में, चाहे और राज्यों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई देता है कि सरकार भी उतना सक्रिय नहीं है। किसान तो अपने मन मर्जी हैं ही, किसान तो भगवान भरोसे हैं ही, सरकार भी उतना हस्तक्षेप नहीं करता है या सरकार भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा फायदा, इसका जो सबसे बड़ा दोष ये है कि सबसे मैक्सिमम बेनिफिट उठाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के क्षेत्रों में, और इसी के वजह से अधिकतर किसान की आबादी इससे महरूम रह गई है, वंचित रह गई है। तीसरी समस्या एमएसपी का ये है कि इसमें करप्शन जबरदस्त है। क्लर्क से लेकर के अधिकारी तक और आढ़तिये से लेकर के एमएसपी के खरीदार तक, सब के सब इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कई तरह से भ्रष्टाचार होता है। होता क्या है, एक उदाहरण से बता देते हैं। मान लीजिए किसान गया अपना अनाज को बेचने के लिए एफसीआई के पास, या जो सरकार का खरीद एजेंसी है, परचेजिंग एजेंसी है, उसके पास, या आप कह सकते हैं कि बाजार समिति में गया बेचने के लिए। वहाँ जब गया तो पता चला वो अपना बेचारा ट्रैक्टर पर या ट्रक पर लाद करके चावल को, गेहूं को लेकर के गया, तो जो वहाँ खरीदार बाबू बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो धान है या गेहूं है अच्छे क्वालिटी का नहीं है। दूसरा कह देगा, ये भी कह देता है कि बोरा सही नहीं है, भीगा हुआ है, या ये कह सकता है कि स्टोरेज के लिए जगह नहीं है, खरीद के हम क्या करेंगे। और वहीं पे आढ़तिया या बीच का मध्यस्थ व्यक्ति बैठा हुआ है जो अभी आंदोलन में शामिल हैं। जो लोग सबसे ज़्यादा पेट में दर्द उन्हीं लोगों को है, क्योंकि ये जो रद्द किया गया था कानून, जो नया कानून लाया गया था, उसमें ये सब लूप होल्स को भरपाई करने की कोशिश की गई थी। तो वो जो आढ़तिया वहाँ पे खड़ा है, वो इसी इंतजार में है कि ये किस तरह से बाबू इनको डिनाई करें और फिर हम उसको कम दामों में ही उससे खरीद लें किसान से, और फिर हम उसको उससे खरीद करके एमएसपी प्राइस पे
हम या एक आध रुपया कम करके हम एफसीआई को बेच दें, वहाँ पे जो बैठे हुए बाबू हैं। यानी कि किसान सीधे एफसीआई को नहीं बेच रहा है, बीच में हम खड़े हो गए हैं। जब सीधे किसान गया बेचने के लिए तो कई तरह के बहाने बना दिए गए कि गोदाउन में जगह नहीं है, बोरा आपका भींगा हुआ है, क्वालिटी सही नहीं है। तो अब आप नर्वस हो गए, भाई अब हम कहाँ जाएंगे बेचने, उतने दूर से भाड़ा लगा करके ले करके आए हैं। तो अब हमारी ओर मुँह करेंगे कि भैया आप ले लो, तो आप कहोगे ठीक है हम इतना में नहीं लेंगे, इतना में दे दो। तो कहोगे कि भाई ले भाई, हमको बच्चा पढ़ाना है, लड़की का शादी करना है, त्यौहार है, सब कुछ कर है। तो ऐसी स्थिति में आप उसको दे करके पछताते हुए चले आएंगे कि यार इस बार भी फायदा नहीं हुआ। और आढ़तिये जो बीच में बैठे हुए हम हैं, और जो अधिकतर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे तरह के लोग, वो क्या करेंगे, अब आपसे कम में ले करके इसको दे देंगे एफसीआई के खरीदार को या एफसीआई के बाबू को। अब एफसीआई के बाबू वहाँ पे मार्जिन रख लेंगे 1-2 रुपये पर किलो के हिसाब से, और आपसे वो ले करके रख देंगे गोडाउन में। उनको भी फायदा हो गया, हमको भी फायदा हुआ। फायदा किसको नहीं हुआ? किसान को, बेचारा बेवकूफ़ बन करके चले गया। तो ये सबसे बड़ी समस्या इसमें भ्रष्टाचार का है। चौथा, लेक ऑफ अवेयरनेस भी है, किसानों में जागरूकता की कमी भी है। जैसे कि हमारे यूपी बिहार के लोगों में, विशेष करके पूर्वी यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, इन राज्यों की बात करें तो इन राज्यों में किसानों में एमएसपी को लेकर के ज़्यादा जागरूकता नहीं है। और हमारे यहाँ के किसान एमएसपी के लिए कभी आंदोलन धरना बहुत कम ही देते हुए पाए जाते हैं। वो सोचते हैं कि घर बैठे बैठे पैकार आ रहा है, उसी को दे दो, और उसी को दे करके वो बेचारे संतुष्ट हो जाते हैं। सोचते हैं कौन लेकर के जाएगा। इसके पीछे कारण भी है। कारण इसलिए है कि सरकार का भी इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा डेवलप नहीं है जैसा होना चाहिए। होना ये चाहिए कि ब्लॉक स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे स्टोर हाउस की व्यवस्था करना चाहिए, खरीद की व्यवस्था करना चाहिए, एकदम प्रॉपर टाइम टू टाइम होना चाहिए। लेकिन ये सब व्यवस्था सरकार के लापरवाही की वजह से नहीं है, और किसान भी इसके लिए ज़्यादा तत्पर नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि जो हम वहाँ देने जाएंगे, होता क्या है कि मान लो पिछले साल किसी व्यापारी को हमने बेचा, तो उसके साथ हमारा संबंध बन गया। अब हम उसके साथ संबंध बन गया तो भाई 1-आध रुपया कम बेसी भी मैनेज करके हम उसी को दे देते हैं। सोचते हैं छोड़ो एमएसपी में कौन देने जाएगा। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है। इसके वजह से किसानों को जो फायदा होना चाहिए वो होता नहीं है, फायदा उठा लेते हैं आड़तीये लोग। नेक्स्ट है मैक्सिमम बेनिफिट टू मीडिएटर्स, जो हम लोग बात किए थे, जैसे अभी हम किसान से खरीद के फिर एफसीआई को दे दिए, तो सबसे ज़्यादा फायदा हम ही को होता है। इसलिए सरकार इस कानून के माध्यम से, तीनों कृषि बिल के माध्यम से इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करना चाहती थी कि इनको हटा दिया जाए और किसान के लिए सीधे ओपन मार्केट कर दिया जाए। बड़ी बड़ी कंपनियों से सीधे किसान को जोड़ दिया जाए। किसान जो भी उत्पादन करे वो पहले से ही बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ या बड़े बड़े व्यापारियों के साथ, निगम के साथ पहले से ही समझौता कर ले कि हमारे पास इतना उत्पादन होगा, इस रेट पे हम आपको दे देंगे। अब इसमें मिडिल मैन हमारा क्या होता, हमको दिक्कत हो जाता। हमारा रोजी रोटी, हमारा जो कमाई था, जिसके बदौलत हम कनाडा में रह रहे थे, लड़के को अमेरिका में पढ़ा रहे थे, अब तो ये तो मेरा दुकान खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में करो या मरो का करना ही पड़ेगा। आप देखेंगे कि जितने भी किसान नेता वहां बैठे हुए सब के सब धनाढ़ हैं, अमीर है। क्या उद्योगपति उतना पैसा कमाएंगे जितना वो मीडिएटर कमाते हैं। अब इसीलिए उनके लिए करो या मरो का स्थिति था। सबसे फायदा उन्हीं को होता था। बीच में दलाल थे तो दलाल को ही सबसे ज़्यादा फायदा होता है। जब खरीदने का टाइम आएगा तो रोने लगेगा, जब बेचने का टाइम आएगा तो टाइट हो जाएगा कि इससे कम में नहीं देंगे। तो बीच का फायदा वो उठा लेता था। तो दिक्कत यही था। अब सरकार कोशिश कर रही थी कि इनको खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट है लेक ऑफ स्टोरेज सिस्टम। सरकार के पास भंडारण की भी कमी है। आप जा करके देखेंगे तो ये सरकार की अपनी कमी है। सरकार को करना ये चाहिए था कि तत्परता पूर्वक हर एक ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर बड़े बड़े स्टोरेज हाउस बनाए जाना चाहिए। अगर किसानों के वास्तविक रियल चिंतक हैं आप, सच में अगर आप उनकी चिंता करते हैं, तो आपको करना ये चाहिए था कि पंचायत स्तर पे ब्लॉक स्टोरेज हाउस का निर्माण करें, ताकि उनका जो भी अधिशेष उत्पादन हो, जो भी सरप्लस प्रोडक्शन हो, उसको वहाँ पे रख सकें सरकारी दर पर। लेकिन हमारे यहाँ इसकी कमी है, और जब तक से सरकार इस पर
सक्रिय होकर के कोई कदम नहीं उठाएगी, जब दृढ़ निश्चय के साथ कोई कदम नहीं उठाएगी तो समस्या बने रहेगा, भंडारण की समस्या बने रहेगी। वैसी स्थिति में किसान क्या करेगा भैया, अब उसके पास भी रखने का जगह नहीं है तो औने पौने दामों में बेच करके बेचारा बेवकूफ़ बन जाता है और अगले साल के संभावना के साथ कि अगले साल हम अच्छे कीमत पर बेचेंगे रख लेता है। नेक्स्ट है एमएसपी इन फेवर ऑफ पैडी एंड व्हीट। भारत में एक प्रवृत्ति है, आप देखेंगे कि भारत के पूर्वी हिस्सा, उत्तर पश्चिम हिस्सा जो सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादन करते हैं, जहाँ की उत्पादकता सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल के ही, धान के ही उत्पादन पर फोकस करते हैं। और एमएसपी की जो 23 तय की गई खाद्य उत्पादन है या फसल है, उन पे कम दिया जाता है, कम फोकस होता है बनिस्पत गेहूं और धान। तो इससे उत्पादन में असंतुलन बन जाता है। क्या असंतुलन बनता है, तो गेहूं और चावल, गेहूं और धान का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है और तिलहन का कम हो जाता है, कपास का, नारियल का, इस तरह के उत्पादों का, दलहन का कम हो जाता है। तो ये महंगा हो जाता है और ये सस्ता हो जाता है, तो इससे एक असंतुलन पैदा हो जाता है। वैसी स्थिति में सरकार को इन सब चीज़ों का आयात करना पड़ता है और इनका जब कीमत बढ़ जाता है तो इसके वजह से इन्फ्लेशन पर भी असर पड़ने लगता है, यानी इन्फ्लेशन भी होने लगता है। तो एमएसपी का एक नकारात्मक पहलू ये भी है। नेक्स्ट है मैक्सिमम कॉस्ट। सरकार को इसमें मैक्सिमम कॉस्ट लगता है। कैसे लगता है, तो सरकार जिस कीमत पर खरीद करके आपको डिलीवर करती है, उसमें सरकार को 37 रुपये चावल और 27 रुपये किलो गेहूं पड़ जाता है। देता कितना में है, 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं। ऐसी स्थिति में सरकार को हर एक साल 3 लाख करोड़ रुपए का घाटा सिर्फ चावल और गेहूं के एमएसपी पर होता है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा राशि नहीं है, फिर भी घाटा होता है। तो सरकार के लिए ये अपूर्णीय क्षति है और ये कब तक चलता रहेगा, इसमें सुधार करना जरूरी है। कब तक सरकार घाटा सहते रहेगी? सरकार भी तो परिवार के मुखिया की तरह है, उसको भी तो जो भी काम कर रहा है वो भी तो चाहेगा कि उसको भी फायदा हो, तभी तो आगे और भी कुछ काम कर सकता है, जन कल्याणकारी कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चरल कार्य या कुछ भी काम कर सकता है। तो घाटा सरकार को इससे होता है, इसीलिए सरकार इसको इस मुद्दे पर लेकर के थोड़ा सा अपना कदम ठिठका करके या संयमित होकर के उठाना चाहती है। नेक्स्ट, ड्रॉबैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसको लागू करने में भी कई कमियां हैं। ये लागू करने की जो कमियां हैं, ये सरकार की इच्छा शक्ति पर भी निर्भर है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी इसमें बाधा उत्पन्न करता है। और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि इसमें जो शामिल लोग हैं, इस सिस्टम में जो शामिल लोग हैं, उनमें उत्तरदायित्व की भावना का अभाव है। क्योंकि सरकारी सेवक हैं और सरकारी बाबू तो आपको पता ही है, दामाद की तरह होते हैं। उनको मन करेगा तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं, मन करेगा तो नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रॉपरली ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से न तो किसान को फायदा होता है न तो सरकार को फायदा होता है। फायदा किसको होता है, तो बीच के मीडिएटर को। तो कुल मिला जुला करके अगर देखें तो एमएसपी का कॉन्सेप्ट 1966-7 में आया था, मात्र गेहूं और चावल पे, और अभी वर्तमान में 23 कृषि उत्पादों पर दिया जाता है। इसका फायदा यह है, इसका नुकसान यह है। तो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या किया जाए कि ये समस्या से समाधान, इस समस्या का समाधान निकले। तो इसकी बात हम लोग थोड़ा थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम बता देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। लेकिन कोशिश किया जाए कि हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बात करेंगे। और ये समझ करके रखिए कि किसान, भारत के किसान अगर खुशहाल होंगे आपको, तो आप भी खुशहाल होंगे, देश भी खुशहाल होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं संबंध किसी न किसी किसान परिवार से होता है, चाहे वो कितने भी कई पीढ़ी से भी वो शहर में रह रहा हो। हम लोग गांव से ही शहर में आए हैं और सबकी संवेदना किसान के साथ होती है।
और एक तरह से थोड़ा सा दया भी आता है कि किसान इतना मेहनत करता है और कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोग, कुछ बिजनेसमैन क्लास के लोग अपने हित के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए किसानों को दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति को दयनीय करते जा रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है, भारत को इसमें कदम उठाना चाहिए। हालांकि वर्ल्ड इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वर्ल्ड ट्रेड जो विश्व व्यापार संगठन है, विश्व व्यापार संगठन के साथ भारत का सबसे विवादित मुद्दा कृषि में दी जाने वाली सब्सिडी ही है। उस पर एक अलग ही तरह की बातचीत होगी, वो अलग से हम लोग बात करेंगे। क्यों सरकार सब्सिडी देती है, क्या होता है सब्सिडी, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, सरकार क्यों नहीं एमएसपी खत्म पूरी तरह से कर देती है, या कर देगी तो क्या होगा, कर एमएसपी रखना क्यों ज़रूरी है, और कई तरह की बातें हम लोग ग्लोबल स्तर पे देखेंगे। अभी के लिए जो हमको समझना चाहिए, जो फंडामेंटल चीज़ था, वो एमएसपी के बारे में ये था कि क्यों किसान आंदोलन अभी तक से स्थगित नहीं हुआ है। तो स्थगित नहीं होने के पीछे 3 कारण है, जिसकी चर्चा हम लोग बीच में कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे जुड़ी हुई और भी बातें देखेंगे। ये पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी आपको बहुत ही काम आएगा। इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसके पॉइंट को याद रखिएगा और इसी तरह से लिख दीजिएगा। पीटी में इससे ये डाटा पूछा जा सकता है, कब लाया गया ये पूछा जा सकता है, किन किन फसलों पर दिया जाता है ये पूछा जा सकता है, कौन इसके मार्केट प्राइस, कौन इसके कीमत को तय करता है, कौन इसके कॉस्ट प्राइस को ये करता है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।